अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं अ बॉडी कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव इन वाई डायरेक्शन, यानी कि मैंने एक बॉडी को फिक्स कर दिया कि वो बॉडी सिर्फ किस डायरेक्शन मूव करेगी? वाई डायरेक्शन का मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर वर्टिकली मूव करेगी। अच्छा, कब मूव करेगी? ऑब्वियस ही बात है, उसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग उसके ऊपर? 2i प्लस का 15j और प्लस का 6k, इतने न्यूटन की फोर्स हमारे पास अप्लाई की जा रही है इस बॉडी के ऊपर ताकि इसको हम डिस्प्लेस करें। लेकिन डिस्प्लेस सिर्फ किस पे कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन में। आगे कह रहे हैं दी वर्क डन बाय मूविंग इट 10 मीटर्स इन द वाई डायरेक्शन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आई है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में आई है? वाई डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। डायरेक्शन है वाई, जिसके लिए मैं सिर्फ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करूंगा? जे, बिकॉज जे इज द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ वर्क डन कितना होगा? तो बेटा वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। आओ वैल्यूज लिख देते हैं। फोर्स हमारे पास है 2i प्लस 15j प्लस का 6k, डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आई है ही नहीं उसमें। जे कितना है हमारे पास? 10j और के भी नहीं है। तो देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आई वाले 2 zeros हो जाएंगे 0, फिर जे वाले 15 टेंस हो जाएंगे 150, फिर के वाले 6 zeros हो जाएंगे 0। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना बन के आ गया? 150। और वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जूल्स। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम 150 जूल्स। और करेक्ट ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं तो हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज 150 जूल्स। मूविंग ऑन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा लॉ है जिसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, दैट इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो एमिसिव पावर होती है किसी भी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का मतलब जो रेडिएशंस वो इमिट कर रहा है, उस रेडिएशंस की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपके पास किस पे डिपेंड करती है? तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता है। ये हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन ए, टी की पावर 4।
which is the statement of Stephen Boltzmann law. Moving on. Question number 3. कह रहे हैं 3 capacitors of 4, 6 and 12 are first connected in series. 3 कैपेसिटर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और वो भी कौन कौन से? 4 माइक्रोफेरेड्स, ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड्स एंड 12 माइक्रोफेरेड्स. अब इनको जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के, जो कि बन जाएगी हमारे पास 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, सॉरी प्लस 1/12. एलसीएम इन दोनों का ले लोगे तो ये आ जाएगा 12, 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 6/12, यानी कि 1/2. तो 1/C की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई. तो सिर्फ C की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वो बन जाएगी 2 माइक्रोफेरेड्स. आगे क्या कहने सवाल में? एंड देन इन पैरेलल, फिर पैरेलल में लगा दिए इन तीनों को उठा के आपने, ठीक है, पैरेलल में भी लगा देते हैं. तो जब पैरेलल में लगाओगे इन तीनों को उठा के अपने पास, तो पैरेलल में टोटल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? उसके लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. तीनों को प्लस कर देते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 22 माइक्रोफेरेड्स. अब टोटल कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर हमारे पास कितनी आ रही है? 2, CS लिख दिया, पैरेलल के अंदर आ रही है 22. कैरन का रेशो निकाल के दिखाओ, और निकाल लेते हैं. तो जब मैं CS और CP का रेशो निकालता हूँ, सीरीज ऑफ टोटल सीरीज कैपेसिटेंस और टोटल पैरेलल कैपेसिटेंस का, तो ये बराबर आ जाता है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड्स डिवाइडेड बाय 22 माइक्रोफेरेड्स, ठीक है. थोड़ा सा माइक्रो साफ लिख लेते हैं वरना तुम लोग कंफ्यूज ही रहोगे जिंदगी भर इसमें. अच्छा, तो आपके पास अब इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 1/11. तो 1:11 हमारे पास आंसर आ रहा है. एंड लुक फॉर द ऑप्शन, देन ऑप्शन बी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं इफ चार्ज E इज मूविंग, एक चार्ज है हमारे पास जिसकी वैल्यू कितनी है? E, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v. इस चार्ज का जो मास है वो है हमारे पास m, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है चार्ज? हमारे पास v वेलोसिटी से. तो अगर ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ हमारे पास चला जाता है, इसका मतलब इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी. इसकी डायरेक्शन जो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगी वो कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर. अब पूछ क्या रहे हैं, बताओ रेडियस कैसे बताएंगे? रेडियस का जो फॉर्मूला होता है बेटा ऐसे केस में, वो बराबर होता है mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. आओ जरा सी वैल्यूज देख लेते हैं. मास m है, कैपिटल M एक्चुअली, कैपिटल M लिखे, स्मॉल m लिखे, मास m है, स्पीड है v, साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन 90 डिवाइड में q. चार्ज कितना है हमारे पास? E के बराबर, और b एज इट इज आ गया. तो रेडियस का फॉर्मूला सिर्फ क्या बच गया मेरे पास? mv ओवर eb. तो अब लुक फॉर दी ऑप्शन, ये हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन ए. अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन सी भी तो हो सकता है. ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कैपिटल ई. बेटा ये जो कैपिटल ई है ना, ये कैपिटल ई एक्चुअली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और स्मॉल ई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास चार्ज को. तो चूंकि हमारे फॉर्मूले में चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है हमने, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा सकता. ठीक है, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम रेंज के नाम से आपने बस याद कर रखना है कि एंगल कितने पे फायर हुआ है, इसका मतलब वो 45 डिग्री पे. विद इनिशियल वेलोसिटी v0 की वैल्यू आ गई, g भी बता दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. आइए, तो मैक्सिमम रेंज जो एक प्रोजेक्टाइल हिट करती है जब उसको हम 45 डिग्री पे आपके पास फायर करते हैं, तो वो बराबर होती है v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g के. v0 है इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, जो कि हमारे पास है 10. 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास 40. तो आंसर क्या आ जाएगा मैक्सिमम रेंज का हमारे पास? 40 मीटर्स, विच विल मेक ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस क्या होती है बेटा? आपके पास इंटरफेरेंस होती है कि जब आपके पास दो वेव्स एक दूसरे के साथ आके सुपर इम्पोज हो जाएं, ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए. तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, या तो वो दोनों वेव्स मिलके हमारे पास एड अप हो जाती हैं. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव का मतलब अगर दो वेव्स की क्रस्ट और ट्रफ और ट्रफ आपके पास मैच कर गए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी. सिमिलरली अगर दो वेव्स की आपके पास क्रस्ट पे ट्रफ लाया करता हुआ आ गया तो ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब ये काम, ये फिनोमेना सिर्फ एक वेव परफॉर्म कर सकती है, एक पार्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकता. इसका मतलब इंटरफेरेंस का जिक्र सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लाइट की वेव थ्योरी में जाएगा, उसकी पार्टिकल थ्योरी में नहीं, या कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में नहीं. आगे कह रहे हैं डायफ्रैक्शन.
डायफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल और अ गैप, अगेन वेव, ठीक है। तीसरा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? पोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है कि वो आपके पास एक टेस्ट है जो कि किसी वेव की ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है हमारे पास। तो आपके पास अगेन ये तीनों के तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये वेव के लिए वैलिड हैं, ये हमारे पास पार्टिकल्स के लिए नहीं है। तो वेव्स के लिए अगर वैलिड है तो हम क्या बोलेंगे, ये तीनों के तीनों आपके पास किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वेव थ्योरी ऑफ लाइट को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब स्केलर कौन सी है? स्पीड। सिंपल, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? हम लोगों को मैग्नीट्यूड की। जबकि टॉर्क, टॉर्क में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों काउंट होते हैं। अगेन टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट भी है आपके पास, जिसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी में ही रिजल्ट करेगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगेन इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट बट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगेन डायरेक्शन आ गई हमारे पास, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है इसका? ए, स्पीड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड ऑफ मर्क्यूरी। मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, उसके बॉब के अंदर मैंने क्या भर दिया? आपके पास मर्क्यूरी भर दी है, ठीक है, मर्क्यूरी से फिल हुआ हुआ है इसका बॉब। आगे क्या कह रहे हैं? एंड इफ सम ऑफ द मर्क्यूरी इज ड्रेन्ड ऑफ, अगर मैं क्या करूं इसी बॉब में से कुछ मर्क्यूरी खाली कर दूं, ठीक है, मर्करी आधी रह गई, कुछ भी होगी, खाली कर दिया आपने, कम हो गया इसका मास, इसका मतलब तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है देख लेते हैं। वो डिपेंड करता है अंडर रूट एल ओवर जी, जिसका मतलब वो डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर मैं लेंथ छेड़ूंगा पेंडुलम की तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, या जी अगर मैं सरफेस छेड़ूंगा पेंडुलम का, उसको अर्थ से उठा के मून ले जाऊं, जुपिटर ले जाऊं, या किसी और ऐसे सरफेस पे ले जाऊं जो हाइट पर है या डेप्थ पर है अर्थ के मुकाबले में, तो आपके पास वहां पे जाके फर्क पड़ेगा टी की वैल्यू पे, टाइम पीरियड की वैल्यू पे। क्या मास से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, कोई नहीं पड़ रहा मास से फर्क, मास तो फॉर्मूले में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो आंसर है उसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है और इट विल रिमेन सेम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। आइंस्टाइन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको उसने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसने एक चीज नोट करी कि जब वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इंसिडेंट करता है मेटल के ऊपर, तो मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से निकले तो उनका नाम पड़ जाता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी याद रखिएगा बेटा। अब उसने ये देखा कि अगर मैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं तो नहीं निकल रहे इलेक्ट्रॉन। अगर इसी चीज को हम एनर्जी के अंदर लिंक कर दें तो वो भी यही होगा कि भाई आपको मिनिमम एनर्जी देनी लाजमी है ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उससे कम एनर्जी दोगे तो उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे। उस मिनिमम एनर्जी को वी कॉल वर्क फंक्शन। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो क्या हो जाता है आपके पास? ऑप्शन बी, वर्क फंक्शन। जबकि जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। ए, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मुझे किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, या आसान जुबान में न्यूक्लियस एक जब फॉर्म होता है तो जो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है उनको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और उतनी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए तो उसको भी कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी तो तोड़ने जोड़ने वाला काम कर रही है, यहाँ पे निकालने का कोई काम नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? अब जब बाइंडिंग एनर्जी की बात करी है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि आपके पास न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लेनी पड़ रही है, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अब एक पूरे न्यूक्लियस को जो आप देते हो वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों शामिल हो गए, लेकिन पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी जारी होगी उसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो नन ऑफ दीज तो एज इट इज कट जाता है हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं दी एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैपिंग ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज। अर्थ की क्रस्ट में से हम लोगों को कौन सी एनर्जी मिलती है? अर्थ की क्रस्ट में से हम लोगों को, मेरे बच्चे, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो चीज मौजूद है, क्योंकि जब हम लोग क्रस्ट के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो ड्यू टू हाई प्रेशर्स बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ आपके पास वहां पे टेम्परेचर्स बढ़ रहे होते हैं। तो आपके पास अगर टेम्परेचर्स बढ़ रहे होते हैं इसका मतलब अर्थ के अंदर हीट एनर्जी की एक्सेस मौजूद है, उसको हम लोग कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो अर्थ के सरफेस के अंदर जो हमारे पास, या अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी हमारे पास मौजूद होती है, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। कह रहे 11 में हीट सप्लाई टू अ यूटेंसिल ऑफ 1250 वॉट। क्या पता लग गया मुझे? पावर पता लग गई। पावर पता लग गई, कितनी आ गई? 1250 वॉट आ गई। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 115 वोल्ट्स आ गया। क्या कह रहे हैं?
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब जिनको ये देख के याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पावर का फॉर्मूला इन तीनों फैक्टर्स को रिलेट करते हुए क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बनता है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप आर को सब्जेक्ट बना लें, आर यहाँ पे आ जाएगा और पावर जाके डिवाइड हो जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 115 का हम लोग कर देंगे सिंपली आपके पास स्क्वायर, और डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास? ये डिवाइड हो रहा है आपके पास पावर से। तो पावर की जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है दैट इज आपके पास 1250। तो जब मैं 115 के स्क्वायर को 1250 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है रेजिस्टेंस का 10.58 और यूनिट होता है ओम्स। तो आपके पास ऑप्शन जो करेक्ट होगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी 10.58 ओम्स। मूविंग ऑन, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, सारे ऑप्शन सेल्सियस में है तो आओ जरा सेल्सियस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो कन्वर्जन का आपके पास फॉर्मूला है दैट इज TC/100 इज इक्वल टू TF -32/180। आओ जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। TF की जगह तो मैंने लिख दिया -40, यहाँ आ गया -32, डिवाइड में कौन है? 180। ठीक है, मुझे सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो 100 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। अब यहाँ पे सिर्फ 100 को हम लोगों ने कहाँ भेजना है? दूसरी साइड पे। 100 यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर बन जाएगा माइनस का 72 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? 180। आओ जरा सा चेक करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 25 100 एंड 29 180, फिर 9 1 9, 9 8 72 और 8 5 क्या होते हैं आपके पास? 40 और माइनस का साइन तो एज इट इज चुपके आ गया। तो आपके पास सेल्सियस के अंदर वैल्यू क्या निकल के आ गई? -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये बात भी याद रखी जा सकती है -40 वो पॉइंट है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कोइंसाइड करते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं वो पॉइंट कौन सा हो जाता है हमारे पास? -40 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे एम्पलीट्यूड इज द प्रॉपर्टी ऑफ। एम्पलीट्यूड जो होती है किसी भी साउंड वेव की वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आओ देखते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये बात याद रखिएगा बेटा, जितना हाई एम्पलीट्यूड होता है ना आपके पास वेव का, उतनी ज्यादा होती है उसकी लाउडनेस, उतनी ज्यादा उसकी लाउडनेस होती है हमारे पास। और लाउडनेस की प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा हमारे पास आता है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इन दोनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस। पिच का जहां तक ताल्लुक है, पिच हमारे पास डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम होता है पिच। तो ऑटोमेटिकली बी, सी और डी हमारे पास गलत हो गए। करेक्ट ऑप्शन बच गया ए, लाउडनेस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो मुझे लिखना शुरू कर देता हूं फोकल लेंथ +30 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस 5 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? 5। मैग्निफिकेशन होता है रेशो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, कितना बन गया? 5। तो Q की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 5p। अच्छा ठीक है सर, आगे पूछा गया वो तो देख लें। कह रहे हैं देन दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, बताएं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा? और निकालते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हमें मालूम है थिन लेंस फॉर्मूला जो कि बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे मैं q की जगह पे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन 5p पुट कर सकता हूँ। जब 5p पुट करूंगा तो LCM भी 5p आएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 5 + 1, ये हो जाएगा 1/f। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5 + 1 होते हैं 6 और रेसिप्रोकल कर लो साथ साथ, तो ये बन जाएगा 5p/6। ठीक है, मुझे तो सर p की वैल्यू चाहिए तो p को आइसोलेट कर लीजिए। 6f/5 बराबर हो जाएगा हमारे पास p के। आओ वैल्यूज पुट करते हैं। 6f फोकल लेंथ की वैल्यू में कितनी दी हुई है? 30, डिवाइड किससे हो रहा है? 5 से। 5 1 5, 5 6 30 एंड 6 6 हमारे पास बन जाएंगे 36 सेंटीमीटर, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकल के आ गया हमारे पास बेटा? 36 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए, 36 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ AC टू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहली बात, इसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो डिवाइस हमारे पास कहलाती है डायोड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसी वजह से डायोड का नाम पड़ जाता है रेक्टिफायर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, रेक्टिफिकेशन। इसी के साथ साथ ये याद रखना, एम्पलीफिकेशन भी एक तरह से सेमीकंडक्टर्स का ही काम है, लेकिन वो काम करते हैं जब हम लोग 3 टर्मिनल डिवाइस बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हुए। एक ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं, तो ट्रांजिस्टर का काम होता है एम्पलीफाई करना, जबकि डायोड का काम होता है हमारे पास रेक्टिफाई करना। तो AC से DC के कन्वर्जन को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 16 कह रहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज द स्पेशल केस ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में था क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर के अंदर आइडियल गैस बंद करी थी और आइडियल गैस को बंद करने के लिए उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया था फ्रिक्शनलेस, जिसपे हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया हुआ था। अब आप सोचो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो मेरी दी जाने वाली हीट सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल्स गैस के एब्जॉर्ब करेंगे, तेज हो जाएंगे, विगरसली वाइब्रेट करेंगे, टकराएंगे जा जाके, जिसका मतलब मैंने जो हीट दी सबसे पहला काम उस हीट ने क्या करा, गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये पार्टिकल जो शपाटर हो गए थे ये जा जाके टकराएंगे आपके पास। कहां पे टकराएंगे अगर हम देखते हैं, ये जा जाके टकराएंगे वॉल से भी, ठीक है, और पिस्टन से भी। जब ये पिस्टन पे टकराएंगे तो पिस्टन तो मूवेबल है, पिस्टन पे एक फोर्स जनरेट होगी और वो फोर्स क्या करेगी, इस पिस्टन को आपके पास मूव करेगी या फिर इस पिस्टन को राइज कर देगी ऊपर। जब पिस्टन को राइज कर देगी हम क्या बोलेंगे कि हमारी गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया। तो ये जो वर्क आया ये भी कहां से आया, अगर आप देखें ये वर्क हमारे पास कहां से आ रहा है, हीट ही की वजह से तो आया। अगर मैं हीट नहीं देता तो ये भी नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या काम बन जाता है हमारे पास कि जो हमने हीट दी वो हीट दो काम कर रही है। पहला काम इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, दूसरा वर्क कर रही है। हीट ना देता तो ये भी ना होता, जिसका मतलब एनर्जी मैंने जितनी दी वो मुझे पूरी की पूरी यूटिलाइज होती हुई नजर आ रही है और उसका मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती कहीं पे भी, ना ही मैंने क्रिएट करी थी वो एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये आपके पास इस लॉ का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास एक तरीके से स्लोगन बन गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसका स्पेशल केस बन जाता है फिर हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा सबसे पहले तो इस बात को समझना कि कोलिजन किसे कहते हैं। कोलिजन एक फिजिकल कांटेक्ट होता है दो बॉडीज के दरमियान। अच्छा इस बात को भी ख्याल रखना बेटा, फिजिकल कांटेक्ट ऐसा भी तो होता है कि लेट से एक बंदा है वो अपना हाथ दीवार पे रख के खड़ा हुआ है, तो वो आपके पास अगर हाथ दीवार पे रख के खड़ा हुआ है, सिर्फ खड़ा हुआ है, तो दैट इज नॉट कोलिजन। कोलिजन को फिर कौन सा फिजिकल कांटेक्ट होगा सर बेटा? तो बेटा कोलिजन आपके पास एक ऐसा फिजिकल कांटेक्ट होता है जिसमें दो चीजें एक्सचेंज होती हैं। एक एक्सचेंज होता है हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम मतलब अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और दूसरा एक्सचेंज होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ मूविंग बॉडी। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज होते हैं तो कोलिजन कहलाती है। यानी कि ये बंदा अगर दीवार पे हाथ रख के ना खड़ा हो बल्कि मुक्का मार दे दीवार पे, तो दैट वुड बी नोन एज अ कोलिजन। अब कोलिजन की दो तरह की टाइप्स होती है बेटा आपके पास। वो दो टाइप्स कौन सी होती हैं? उन दो टाइप्स में हमारे पास पहली टाइप आती है इनइलास्टिक कोलिजन की, ठीक है जी, और दूसरी टाइप हमारे पास आती है इलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडी का सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम सेम रहता है। जबकि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें टकराने के बाद बॉडी का मोमेंटम भी सेम रहता है, ठीक है, और उसके बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है। तो इसका मतलब ये दोनों कंजर्व रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा सवाल का, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, जी सर कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, जी सर कंजर्व है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, सी, बोथ रिमेन कंजर्व। दोनों के दोनों कंजर्व रहेंगे हमारे पास, तो ही हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। कोई एक होता तो इन इलास्टिक कहलाती, ठीक है। मूविंग ऑन, 18 कह रहे हैं अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 127 एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना आ गया T1 विच इज 127, लेकिन केल्विन हमारा ऐसा यूनिट है तो हम उसमें चले जाएंगे, ये हो जाएगा 400 केल्विन। और सिंक का टेम्परेचर कितना आ गया 27, अगेन कन्वर्टिंग तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। पूछ क्या रहे हैं, द हीट सप्लाइड टू द इंजन, जो हीट हम इंजन को सप्लाई करते हैं दैट इज Q1, उसकी वैल्यू में दी हुई है 40 जूल्स। कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन, और वर्क डन फाइंड करके दिखाते हैं भाई कितना होगा, ठीक है कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको टेम्परेचर्स गिवन है, देखें एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास यूजिंग टेम्परेचर्स वो होता है 1 - T2 over T1, और यूजिंग वर्क एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाय Q1। अब चूंकि दोनों इक्वेशंस एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हैं और इसको मैथ्स के तौर पे देखें तो दोनों की लेफ्ट साइड्स बराबर हैं, अगर लेफ्ट साइड्स बराबर हैं तो राइट साइड्स भी बराबर होंगी। जब राइट साइड्स बराबर होंगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, W over Q1 बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1। तो सिर्फ अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो Q1 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ 1 - T2 over T1, और जरा वैल्यूज पुट कर दें। Q1 जो हीट हमने सप्लाई करी वो कितनी है हमारे पास 40 जूल्स, 1 - T2 सेकंड टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर कितना है हमारे पास 300,
T1 दैट इज 400। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 में से 3/4 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 1/4। अब जब 1/4 सॉल्व करूं तो 4 से 40 कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, सिंपली 10 जूल्स। जिसका मतलब आपके पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है वर्क डन का इस इंजन के अंदर, इस स्पेसिफिक केस के अंदर, वो कितना आ रहा है हमारे पास, सिंपली 10 जूल्स। नाउ गो फॉर दी ऑप्शंस। जब ऑप्शंस में जाते हो तो 10 जूल्स हमारे पास हमें मिलता है ऑप्शन डी, which is going to be the correct option. Moving on beta, question number 19 कह रहे हैं a body moving or a planet moving with angular velocity v। अच्छा यहाँ पे छोटी सी गलती, इसको सही कर लेते हैं, angular velocity v नहीं होती, angular velocity ओमेगा होती है, and radius r having mass m, what will be the force on it। कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूम रहा होता है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो उसको उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, लेकिन यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, लीनियर वेलोसिटी की जगह हम लोग r ओमेगा भी पुट कर सकते हैं, उस पर ओमेगा पे स्क्वायर आ गया, जो हो जाएगा m r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला बन के आ गया मेरे पास, तो सिंपली क्या बन गया, एक r से एक r कैंसिल, ये बन गया m r ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला यहाँ बनता है दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर। नाउ लुक फॉर द ऑप्शन, देन ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहे हैं, द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा इज। अलजबरा किस बंदे ने आपके पास इजाद करी थी, डिस्कवर करी थी, किसने सबसे पहले काम करना शुरू करा था। हैरान होंगे शायद आप लोग ये बात जान के कि दैट वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड द गाय हु डिड दैट इज एक्चुअली नोन एज अल-ख्वारिज़मी। तो हमारे पास अलजबरा के जो बैरून जो हमारे पास अलजबरा के समझ लें मौजद हैं, अलजबरा के जो फाउंडर हैं, अलजबरा जो पूरी दुनिया को हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई है वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी ने करवाई है, विच वी शुड बी प्राउड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कूलम इज द यूनिट ऑफ। कूलम इनमें से किसका यूनिट है, करंट नहीं सर, करंट का यूनिट तो होता है हमारे पास SI एम्पेयर, ठीक है। चार्ज, यस, कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम देख लें वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, जबकि नन ऑफ दीज का तो कोई यूनिट ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, चार्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं आई डॉट जे क्रॉस के। तो बेटा सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज याद रखना अपने पास। आई डॉट जे क्रॉस के की बात की जा रही है, तो अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक छोटा सा ये सर्कल हम लोग समझ लेते हैं, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे जो है वो बराबर आता है हमारे पास के। सिमिलरली जे क्रॉस के लिखा हुआ है कहीं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आई के। सिमिलरली के क्रॉस आई लिखा हुआ है कहीं तो बराबर आ जाएगा हमारे पास जे के। अगर ये सर्कल क्लॉकवाइज चलाओगे तो पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे। अब सवाल में लिखा हुआ आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के जाओ जरा, जे क्रॉस के जब सर जाने लगा तो वो किसके बराबर आ गया हमारे पास, आई के। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि सर जे क्रॉस के किया तो बराबर आ गया आई के। आई डॉट आई, सेम यूनिट वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान मौजूद एंगल का कॉस। अब आई एक्स एक्सिस है, दूसरा आई भी क्या होगा, एक्स एक्सिस ही तो होगा, तो दोनों पैरेलल हो गए, इसका मतलब कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो का मतलब सारा आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 1, बस कॉस जीरो भी बराबर होता है 1 के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहे हैं 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, किलोवाट आर किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इनमें से कौन होगा, वॉट। किलोवाट आर और वॉट तो बराबर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। किलोवाट और वॉट की कन्वर्जन हम देख सकते थे, वहां पे आर भी तो है एक्स्ट्रा। जूल्स, हाँ जूल्स में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ए और सी तो मुझे साफ साफ नजर आता है कट जाते हैं, तो बी या डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। चलो चेक करते हैं, किलोवाट आर। बेटा यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, अगर हमारे पास हम लोग जूल की वैल्यू देखें, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। तो एनर्जी का बनता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसे ही है। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, पावर का होता है वॉट और टाइम का होता है सेकंड। तो जूल बराबर होता है वॉट सेकंड, क्या वो लिख लेते हैं, जूल बराबर होता है किसके, वॉट सेकंड के। कहीं वॉट सेकंड लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा 1 जूल के, सही है। वॉट से थोड़ा सा बड़ा यूनिट बनता है हमारे पास किलोवाट। किलोवाट लाने के लिए मुझे 1000 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों जगह पे 1000 लिखूंगा तो ये हमारे पास वॉट के बजाय आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली किलोवाट के अंदर लिख देते हैं, ये बन गया किलोवाट। और सेकंड से आर में जाना है तो आपको इसके लिए भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा किससे, 3600 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा वो सेकंड से वॉट में। तो 1 किलोवाट आर ले देखिए किसके बराबर बन गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 विच इज 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ऑप्शन बी 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं इफ चार्ज Q
is enclosed in a Gaussian surface of radius r. If the radius is doubled, then delta phi. अब देखो गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास किसी भी सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो फ्लक्स डिपेंड करता है क्यू ओवर एप्सिलॉन, चाहे कोई भी शेप हो, कितने बड़ी रेडियस की हो, कुछ भी हो, वो डिपेंड करता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट से, जिसका मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ चार्ज पे। तुम रेडियस बढ़ाओ ना बढ़ाओ, साइज कम करो छोटा करो, चीज चेंज कर दो, शेप चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, आपके पास जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज के ऊपर। जितना बड़ा चार्ज है उतना ज्यादा उसका फ्लक्स है, जितना छोटा चार्ज है हमारे पास उतना छोटा उसका फ्लक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ अगर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे तो सिर्फ डिपेंड ही नहीं करेगा। जब रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? फिर इसका रिमेन्स सेम। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 25 कह रहे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज। सर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? और सोचते हैं। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी जो है ये तो हम जानते हैं कि वो बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के। तो अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है तो फ्रीक्वेंसी भी बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी का बन जाता है 1/2 पाई जी ओवर एल बन जाएगा, एल ओवर जी की जगह यहाँ पे, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है मुझे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? जी पे। जितनी बड़ी जी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी, और जितनी छोटी एल की लेंथ की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी। अब कह रहे कहाँ जाओ? सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाओ। और पहुंचते हैं। सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचने के लिए मुझे सरफेस से डिक करते 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 सेंटर तक आना पड़ेगा। कितना डिक करना पड़ेगा? कितनी डेप्थ पता करनी पड़ेगी? यानी कि अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर डिक कर दें तो मैं सेंटर तक पहुंच जाऊंगा। अब जी की वैल्यू वहां पर निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी 1 - d ओवर आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। अब जब ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं, ये बन जाता है 1 - आर ई ओवर आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। आर ई से आर ई क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपली कैंसिल। जब आर ई से आर ई कैंसिल होगा तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 1 - 1। 1 - 1 होता है 0, और पूरी जी की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 0। जिसका मतलब जब हम सेंटर ऑफ अर्थ पे जाते हैं तो जी की वैल्यू हो जाती है 0। आओ यहाँ पे 0 पुट करें। जब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो भाई आपके पास 0 पुट करने की वजह से तमाम फैक्टर्स हो जाएंगे 0, और आंसर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाने के बाद कितनी बन जाती है हमारे पास? 0। उसकी वजह भी बेटा, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्सेलरेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, बॉडी का कोई वेट ही नहीं है। जब बॉडी का कोई वेट ही नहीं है तो सपोज करो तुम पेंडुलम को वहां पे ले जाके क्या करते हो? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करवाते हो। गए लेके छोड़ोगे, वो वहीं अटका रहेगा, वो वहीं अटका रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा हमारे पास? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको वेट ही नहीं कोई एक्ट कर रहा, कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही जो उसको डिस्प्लेस करवा सके। जब वो मूव ही नहीं करेगा तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? सिंपली आपके पास 0। ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी हमारे पास? 0। यहां तक बात समझ में आती है बेटा?